हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया मजे में। जैसा आप लोग देखते हो सामने लिखा हुआ है सिनेप्स। तो सिनेप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए और आपके पीजी के लिए। जब अगर आप नीट पीजी दे रहे हैं तो नेक्स्ट हो गया है, तो नेक्स्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कोई भी जब इन्फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन जो होता है वो नर्व इम्पल्स के रूप में ट्रेवल करता है। अब जैसा आपको पता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो ब्लॉक भी किया जा सकता है या कई सारे नर्व इम्पल्स को समेट भी किया जाता है, मतलब ऐड ऑन करके एक एक बड़ा, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल का नर्व इम्पल्स जनरेट भी किया जा सकता है। तो ये सब संभव होता है सिनेप्स लेवल पे। और सिनेप्स लेवल पे क्या होता है? सिनेप्स आप लोगों को पहले पढ़ के आए होंगे। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट का से मिलकर बना होता है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और वहीं पर पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं। वहीं पर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं, और उस पर भी एनायनिक और कैटायनिक चैनल्स होते हैं। तो इनके बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और न्यूरोपेप्टाइड्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि सिनेप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो चलो शुरू करते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स पढ़ने से पहले आप लोग पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ट्रेवल कैसे करता है? नर्व इम्पल्स के रूप में। नर्व इम्पल्स के रूप में ट्रेवल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो ये नर्व इम्पल्स है ये ब्लॉक भी हो सकता है, ब्लॉक्ड हो सकता है, ब्लॉक्ड हो सकता है, या इसे बढ़ाया भी जा सकता है नर्व इम्पल्स को, तो ब्लॉक हो सकता है, या चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज इनटू रिपीटेटिव इम्पल्स। तो रिपीटेटिव इम्पल्स में चेंज भी हो सकता है, और साथ में ये इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, ये इंटीग्रेटेड भी हो सकता है। और ये सब होता है एट द लेवल ऑफ सिनेप्स। ये सब कहाँ पर होता है? एट द लेवल ऑफ सिनेप्स होता है। और जो सिनेप्स होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। तो टाइप के बारे में बात करते हैं, सिनेप्स के टाइप के बारे में। उसके बाद में अभी हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देखेंगे सिनेप्स का, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सब बाद में देखेंगे। फिर टाइप देखते हैं। तो अगर टाइप की बात करें तो मेजरली ये होता है दो टाइप का। मेजरली कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। एक होता है केमिकल सिनेप्स, केमिकल, और एक होता है इलेक्ट्रिकल। लेकिन ऐसा पाया गया कि ब्रेन ब्रेन में कुछ जगह पर ऐसा पाया गया कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो तीसरे टाइप का एक और सिनेप्स आ गया जिसे कहते हैं कंजॉइंट सिनेप्स। कंजॉइंट। तो तीन प्रकार के सिनेप्स होंगे। केमिकल जो सिनेप्स होता है इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता है। और इसमें जो एक नर्व सेल होगा वो दूसरे नर्व सेल से जुड़ा होता है बाय द गैप जंक्शंस। तो इसमें वन सेल कनेक्ट डायरेक्टली टू अनदर बाय गैप जंक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ 200 to 300 एंगस्ट्रॉम का सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है, यानी कि गैप होता है। जो केमिकल सिनेप्स होता है इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में इंपल्स का कंडक्शन करवाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रिकल होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। अब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल जो नेचर है केमिकल और इलेक्ट्रिकल का रेस्पेक्टिवली, उनका भी
अलग ही रोल है। जो यूनिडायरेक्शनल है यानी कि एक गोल हमको करना है कि किसी सेल्स को एक्साइट करना है, तो हम उसी को एक्साइट कर रहे हैं, ना कि नर्व एंडिंग से जो सिनेप्स है उससे दोनों तरफ जा रहा है नर्व इम्पल्स। तो एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है जो नर्व इम्पल्स होता है उसका, यानी कि जो पोटेंशियल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बाई डायरेक्शनल का भी यूज होता है, बट आगे बताएंगे। तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सेल्स के बारे में ये बात हो गया। अब कंजॉइंट में क्या होता है, both chemical and electrical synapse work together, एक दूसरे से साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि ब्रेन, एग्जाम्पल कहाँ पर है, ब्रेन में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिनेप्स कौन होते हैं, केमिकल टाइप के होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अपने बॉडी में रेयर होते हैं। ये क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है, केमिकल सिनेप्स, और ये क्या है, रेयर है बॉडी में, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया और पॉइंट हो गया केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब हम चलते हैं, देखो हम यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ना कि एनाटॉमिकल। अगर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन किया जाएगा सिनेप्स का, तो और कई प्रकार के पाया जाएगा, जैसे कि एक्सोनल सिनेप्स, डेंड्रोडेंड्राइटिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, यानी कि एक्सॉन और डेंड्राइट है, पोस्ट सिनेप्टिक और प्रीसिनेप्टिक बात हो रहा है। एक्सोनिक मतलब एक्सॉन ही पोस्ट सिनेप्टिक है, और एक्सॉन ही एक्सोनल क्या हो गया, एक्सॉन ही प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाता है, और एक्सॉन ही पोस्ट सिनेप्टिक। एक्सोडेंड्राइटिक मतलब एक्सॉन प्रीसिनेप्टिक, और पोस्ट सिनेप्टिक में क्या है, डेंड्राइट है। ऐसे ही डेंड्रोडेंड्राइटिक मतलब डेंड्रान ही प्रीसिनेप्टिक है और डेंड्रान ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो ये सब चीज़ें हो गई, वहाँ पे आप नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन है, हमको फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देखो वीडियो हल्का लंबा होगा, आप लोग लिखते रहिएगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है और आपको समझाना भी है, इसलिए फिर सीधे लिखते नहीं जा सकते हैं कि लिखते ही रहें। अब जो केमिकल सिनेप्स था उसमें वन वे कंडक्शन होता है, पीछे ही बताया हूँ, वन वे कंडक्शन होता है, और ये प्रिंसिपल है वन वे कंडक्शन का, इसे प्रिंसिपल कहते हैं वन वे कंडक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन को फॉलो करता है केमिकल सिनेप्स। प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन को फॉलो करता है केमिकल सिनेप्स, और ये वन वे कंडक्शन है, इसलिए फायदा है कि हमको एक गोल है कोई, उस मान लो हमको हेयरिंग का सेंसेशन लेकर जाना है, मसल्स में कोई पिंच किया उसका सेंसेशन ले जाना है, तो वन वे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन अगर वही क्या हुआ कि जहाँ हम पिंच किए तो हमको ले जाना था ब्रेन में कि पिंच हुआ, लेकिन अब वो फैल जा रहा है पूरा, तो फैल जाएगा तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, जल्दी हमको पता नहीं चलेगा कि पिन हमको कोई चुभा रहा है। तो ये फायदा है वन वे कंडक्शन का। तो ये इसकी बात हो गई। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देखेंगे। हम पहले देखेंगे एंटीरियर हॉर्न में एक न्यूरॉन लेंगे, और उसके बाद में टिपिकल न्यूरॉन लेंगे अदर जगह का। तो पहले अब देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, देखो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दिया हूँ, पढ़ाया नहीं। तो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी हम पहले देखते हैं टिपिकल, एक लेते हैं टिपिकल एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होगा। कुछ कैसे दिखेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी देखो एक सोमा होगा, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, और बहुत सारे क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। ये हम बहुत ही प्रिसाइसली कैसे बनना है वो सभी दिखा रहे हैं, बस आपको एक जनरल चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये क्या होगा, एक एग्जाम होगा, तो कुछ ऐसे होता है। और इस पे बहुत सारे क्या होंगे, सिनेप्टिक टर्मिनल आके इस पे जुड़ रहे होंगे, हम एक दो बना रहे हैं, कई सारे होते हैं, और डेंड्राइट्स पे जाता होते हैं देन सोमा,
तो सोमा पे हम सोमा पे यानी कि जो सोमेटिक बॉडी है, सेल बॉडी है, उस पे कम होते हैं देन डेंड्राइट के। तो डेंड्राइट पे जो एक्सॉन टर्मिनल होंगे वो ज़्यादा होंगे। ये सब जो ब्लू से बना रहा हूँ क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। अब ये क्या है, एक्सॉन है, ये क्या है, सोमा है। सोमा क्या होता है, सेल बॉडी। एक तो न्यूक्लियस आप जानते ही हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। ये टिपिकल एंटीरियर मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है ये। तो सोमा, इसमें क्या होगा, सोमा होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है और बहुत सारे लगभग 10,000 से 2 लाख माइन्यूट, 10,000 से 2 लाख, 2 लाख माइन्यूट सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं इसके ऊपर, जो आके ज़्यादा मोर कहाँ पर दिख रहे हैं, डेंड्राइट्स में, देन सोमा। डेंड्राइट्स में आके ज़्यादा एंड करते हैं देन सोमा के। ये चीज़ आप ध्यान कर रखना। तो ये लिख भी लेना, सोमा पे कितने होंगे, लगभग 5 से 20%, और डेंड्राइट्स पे कितने होंगे, लगभग जो बच्चा 80 से 95% ये होंगे डेंड्राइट्स पे। तो ये टिपिकल एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के बारे में बात हो गया कि ये कैसे दिखाई पड़ता है। अब हम चलते हैं अदर पार्ट के न्यूरॉन पे, टिपिकल अदर पार्ट के न्यूरॉन पे, तो वहाँ पर कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, जो अदर पार्ट होगा उस पर साइज, लेंथ, ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी, जिसके कारण उसको क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। तो अदर पार्ट, न्यूरॉन्स इन अदर पार्ट देखते हैं, न्यूरॉन्स इन अदर पार्ट। अदर पार्ट में न्यूरॉन्स देखते हैं, जैसे कि अदर पार्ट ऑफ कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। वो तो केवल एंटीरियर हॉर्न के बारे में बात था। अब ये अदर पार्ट ऑफ कॉर्ड एंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर कैसे होगा। तो जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो डिफर होते हैं। न्यूरॉन इन अदर पार्ट ऑफ कॉर्ड एंड ब्रेन डिफर बाई साइज ऑफ सेल। किसके द्वारा डिफरेंट होंगे, साइज ऑफ सेल डिफरेंट होगा, सेल बॉडी का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा। दूसरा बात क्या हो सकता है डिफरेंस, कि जो लेंथ, साइज एंड नंबर है डेंड्राइट का, लेंथ साइज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स वो भी क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है। और जो लेंथ डेंड्राइट का जो लेंथ होता है वो 0 से फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है अदर पार्ट में। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ कम ही होता है, लगभग 1 मिलीमीटर तक ही होता है। जो पीछे लिखे थे वहाँ पर लिख देना 1 mm तक साइज हो सकता है डेंड्राइट का। लेकिन यहाँ पे 0 to फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है डेंड्राइट का लेंथ। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि लेंथ और साइज एक्सॉन का अलग हो सकता है। लेंथ एंड साइज ऑफ एक्सॉन भी डिफरेंस हो सकता है। और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल भी अलग हो सकते हैं। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल नंबर भी क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है एंटीरियर हॉर्न न्यूरॉन से और अदर बॉडी न्यूरॉन से। तो ये बात हो गया। अब हम चलते हैं एक टिपिकल सिनेप्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करने। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टिपिकल सिनेप्स स्ट्रक्चर। ये सब फिजियो एनाटॉमी का ही पार्ट है। तो सिनेप्स आप लोगों को जैसे पता है, सिनेप्स में क्या होगा, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल नीचे आया और उसके बाद में क्या होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे होंगे, सिनेप्टिक वेसल्स होंगे, सिनेप्टिक वेसाइकल्स होंगे, और सिनेप्टिक वेसाइकल यहाँ कुछ फ्यूज करता हुआ भी दिखा दे रहे हैं,
इसमें क्या भरे होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होंगे। देखो सिनेप्स का एक स्ट्रक्चर बनाने टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग स्ट्रक्चर ही ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होगा और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज हो सकेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सिनेप्टिक वेसाइकल हो गया। यह है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके बीच में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, अगला डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन, किसी ये क्या हो गया, एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि सिनेप्टिक नॉब्स या सिनेप्टिक बटन कहो, या फीट भी इसे कहते हैं, या इंड फीट कहते हैं, या सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, या टर्मिनल नॉब कहते हैं। तो ये टर्मिनल नॉब कहो इसको, चाहे कह दो बटन्स, या इंड फीट कह दो, या कहो सिनेप्टिक नॉब्स, सेम ही चीज़ है। तो ये सिनेप्टिक टर्मिनल, ये पूरा क्या है, सिनेप्टिक टर्मिनल है, यानी कि सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये पूरा क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर इसी में रिलीज होंगे, ये 200 से 200 टू 300 एंगस्ट्राम का होता है, ठीक है। जो ये जगह स्पेस होता है वो 200 टू 300 एंगस्ट्राम का होता है। और उसके बाद में क्या होता है, ये डेंड्राइट्स आ जाएंगे अगले। देखो एग्जाम भी आ सकते हैं, डेंड्राइट भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि फिजियो एनाटॉमी किस प्रकार का सिनस बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक्सोडेंड्राइटिक एक्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पर क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, और ये क्या है, डेंड्राइट है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, इसी में रिलीज होंगे और रिसेप्टर पे आके जुड़ते हैं, और वो न्यूरो ट्रांसमीटर आगे ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। तो ये बात हो गया, ये जनरल चीज़ें हो गई। ये रिसेप्टर प्रोटीन होती है, क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में बात हो गया। यह है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये रिसेप्टर, और न्यूरोट्रांसमीटर आके रिसेप्टर पे जुड़ते हैं, कहाँ पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जनरल चीजें हो गई। अब जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो एक्सप्रीड करता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे, और डिपोलराइजेशन हो जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो देखो एक्शन पोटेंशियल आया तो डिपोलराइजेशन हो गया, डिपोलराइजेशन ऑफ हो गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पीएसएम लिख रहे हैं इसको हम, और उसको हम पूरा पोस्ट सिनेप्टिक में लिखेंगे। तो डिपोलराइजेशन हो जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का, और जिसके कारण अभी कैल्शियम चैनल का भी रोल पढ़ेंगे, कैल्शियम आयन का भी रोल पढ़ेंगे। तो कैल्शियम जो चैनल होंगे वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, जिसके कारण कैल्शियम जब अंदर जाएगा तो सिनेप्टिक वेसाइकल जो भरे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, वो अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद में यहाँ पर जनरेट होगा पोटेंशियल, जो कि एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो ये तो जनरल चीज़ें थी। अब ये चीज़ें आगे समझेंगे अच्छे से। देखो नेट, तो ये बात हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, डिप्रेशन हुआ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का। यहाँ कैल्शियम वाला भी आगे रोल पढ़ाएंगे अलग से, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल आया, डिपोलराइजेशन हुआ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का। जब डिपोलराइजेशन हुआ उसके बाद में सिनेप्टिक वेसल से सिनेप्टिक जो वेसाइकल थे उससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। ट्रांसमीटर रिलीज होगा कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक
क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे तो ये चेंज करेंगे परमेबिलिटी, चेंज परमेबिलिटी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देंगे, और एक्साइटेशन या इनहिबिशन होगा। क्या होगा? एक्साइटेशन और इनहिबिशन होगा, एक्साइटेशन और इनहिबिशन होगा, यानी कि एक्साइटेशन होगा नर्व का या इनहिबिशन हो भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल कैसा जनरेट हो रहा है, भी आगे उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो ये तो बात हो गया स्ट्रक्चर और जनरल चीज़ें कि कैसे आखिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और आगे बढ़ता है। अब हम चलते हैं कि रोल देखते हैं कैल्शियम आयन का इन द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कैसे करवाता है कैल्शियम आयन, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं, हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म बाय व्हिच एन एक्शन पोटेंशियल काजेज ट्रांसमीटर रिलीज, यानी कि इससे हमको देखना है रोल ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो रोल ऑफ कैल्शियम आयन नहीं, कैल्शियम ही ये करवाता है। तो देखो, जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है वो उसमें वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। क्या होता है? ये हम बना रहे हैं सिनेप्टिक, तो इसमें क्या होगा, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर भरे होंगे और इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं। ये क्या है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल होते हैं। जब इस पे एक्शन पोटेंशियल आता है, तो ये चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन, और चैनल ओपन होने के कारण कैल्शियम अंदर जाता है और रिलीज साइट पे, यहाँ पे इस पे क्या होगा? रिलीज साइट पे बाइंड कर जाता है। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा? ओपन, Ca2+ रिलीज हो जाएगा, गेट इनसाइड एंड अटैच हो जाएगा, अटैच टू रिलीज साइट होगा प्रीसेप्टिव मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें अटैच हो जाएगा। और रिलीज साइट पे जब अटैच हो जाता है तो ये क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, रिलीज इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो जाता है। तो ये कुछ मतलब कैल्शियम का रोल के बारे में बात हुआ। एक चीज ध्यान देना, जो एसिटिलकोलिन होता है एक सिनेप्टिक वेसाइकल में लगभग 2000 से 10,000 एसिटिलकोलिन एक सिनेप्टिक वेसाइकल में होता है, और ये जनरेट कर सकता है, कैन जनरेट few hundreds to 10,000 एक्शन पोटेंशियल। देखो, एक सिनेप्टिक वेसाइकल जो होता है उसमें 2000 से 10,000 तक एसिटिलकोलिन हो सकता है, और ये जनरेट करने में सक्षम होता है लगभग कुछ 100 से 10,000 एक्शन पोटेंशियल तक। तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम देखते हैं अगली चीज देखते हैं, इसको यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। देखो अगला क्या है, अगला हम देखेंगे एक्शन ऑफ द ट्रांसमीटर सब्सटेंस ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, यानी कि फंक्शन हम देखेंगे, फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, जो रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट थी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, उसका फंक्शन देखेंगे। तो सीधे यहाँ पर लिखो, फंक्शन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर प्रोटीन। जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर प्रोटीन थी, यानी कि रिसेप्टर जो प्रेजेंट था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, उसका फंक्शन देख रहे हैं क्या है।
तो देखो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन, जी पहले ही पता हो गया। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन होता है, रिसेप्टर प्रोटीन होता है। और इस पे दो साइड होती हैं, इस पे क्या होता है, इसका दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक होता है बाइंडिंग, एक होता है बाइंडिंग कंपोनेंट, और एक होता है बाइंडिंग कंपोनेंट और एक होता है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। क्या होता है, इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट। जो बाइंडिंग कंपोनेंट होगा इस पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे, एक बाइंडिंग कंपोनेंट बाइंड करेगा, बाइंड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। और जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरनली कनेक्ट करवाएगा डेंड्राइट से, यानी कि जो डेंड्राइट है भाई वो सरफेस पे क्या होगा, बाइंड करेगा, उसके बाद अंदर क्या होगा, सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आर देयर, सो क्या करें, ठीक है। बाइंडिंग कंपोनेंट था जो बाइंड करता था न्यूरोट्रांसमीटर से, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर को अंदर तक कनेक्ट करवाता था डेंड्राइट्स में, यानी कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था उसे उसके अंदर इंटीरियर तक कनेक्ट करवाता था। तो ये क्या करवाएगा, कनेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी लिख दे रहा हूँ, टू इंटीरियर टू इंटीरियर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो जो जब ये हो जाएगा, जैसे बाइंडिंग ऑफ कंपोनेंट बाइंडिंग हुआ तो रिसेप्टर एक्टिवेशन हो गया, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो चैनल को ओपन करेगा, चैनल ओपन बाई, या तो ये ओपन हो जाएगा डायरेक्टली बाय गेटिंग ion channels, by getting ion channels in by getting ion channels directly and passing passage of for specified types of ions। या तो ये क्या होगा, डायरेक्टली सेकंड मैसेंजर जनरेट होंगे, या तो क्या होगा, सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा। तो ये दो प्रकार से चैनल को ओपन कर सकता है, या तो गेटिंग आयन चैनल्स डायरेक्टली एंड पासिंग पैसेज फॉर स्पेसिफाइड टाइप ऑफ आयन, या सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा, सीधे मॉलिक्यूल्स को अंदर भेज दिएगा किसी चैनल के द्वारा, या तो सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा। अब जो आयन चैनल होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है उस पर दो प्रकार के आयन चैनल होते हैं। तो अगला पढ़ेंगे आयन चैनल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब इसको यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा ऊपर वाला। तो अभी तक यहाँ तक समझे हम आ चुके हैं चैनल्स पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में बात हो रही थी। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या था, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए थे, चैनल ओपन हो गया था दो तरीके से, या तो आयन चैनल या कैटायन चैनल, आयन चैनल ओपन हो गए या सेकंड मैसेंजर जनरेट हो गया, उस जो लेकर जाएगा एक्शन पोटेंशियल को आगे। तो अब हमारे पास में पहला देख रहे हैं कि आयन चैनल ओपन हो गए जिससे मॉलिक्यूल डायरेक्टली अंदर जा रहा है। तो पहले देखते हैं आयन चैनल्स क्या हो गया, ओपन। तो आयन चैनल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एनायन और कैटायन। एनायन चैनल जो होंगे वो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर जाने देंगे, जैसे कि Cl-। वहीं पर कैटायन क्या होंगे, सोडियम को जाने देगा अंदर मोस्टली, लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम को भी ये अलाउ करता है।
ठीक है, पोटेशियम का वैसे इफ्लक्स होता है। तो ये एनायन चैनल जो होंगे वो क्लोराइड को अलाउ करेंगे, अलाउ लिखते हुए यहाँ पर, तो अलाउ करेंगे क्लोराइड को, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम को कैटायन चैनल। देखो ये चैनल की बात हुई। अब ध्यान देना, जो कैटायन चैनल होते हैं वो कंडक्ट करते हैं सोडियम आयन। सोडियम आयन जो ये कैटायन चैनल होंगे उसमें कुछ ऐसे प्रकार का हो, ऐसे होगा, इसमें निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज इसमें रहता है, और सोडियम इससे क्या कर जाता है, अंदर इससे पास हो जाएगा। अब जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, सोडियम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सोडियम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन वही क्लोराइड को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। इसीलिए सोडियम केवल पॉजिटिव चार्ज को अंदर जाने दे रहा है, जबकि निगेटिव को नहीं जाने दे रहा है। तो एक ये कैसा होता है उसके बारे में बात करें। कैटायन चैनल जो होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वही क्लोराइड जो चैनल होता है ये लार्ज डायमीटर का होता है, ये स्मॉल डायमीटर का होता है, ये स्मॉल डायमीटर होता है, और यहीं पर जो क्लोराइड चैनल होगा ये लार्ज डायमीटर का होता है, लार्ज डायमीटर होगा। इससे क्लोराइड आसानी से पास हो जाता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम नहीं पास हो पाता है, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का है इसका हाइड्रेटेड स्टेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिग साइज का हो जाता है। तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका साइज बड़ा हो जाता है, और क्लोराइड चैनल यानी कि जो एनायन चैनल है उससे पास नहीं कर पाता है। तो कुछ चीज़ें जनरल चीज़ें बात हो गई। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ओपन करता है कैटायन चैनल को, जो कैटायन चैनल को ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर बार बार पूरा लिख रहा हूँ, ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर दैट ओपन कैटायन चैनल वो जनरली क्या होता है, एक्साइटेटरी होते हैं, चैनल आर एक्साइटेटरी, ठीक है। लेकिन वही जो ओपन करेगा एनायन चैनल को वो क्या होगा, वो होगा इनहिबिटरी। तो न्यूरोट्रांसमीटर ओपन एनायन चैनल वो क्या होंगे, इनहिबिटरी टाइप के होंगे। अब इसका बेसिक समझो, जब सोडियम अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अब पॉजिटिव चीजें जब बढ़ रही हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, और पोटेंशियल जब बढ़ेगा भाई तो पॉजिटिविटी की ओर है भैया। थ्रेशोल्ड से ऊपर हमको चाहिए, जैसे कि रेस्टिंग में पोटेंशियल 65 मिली वोल्ट होता है, माइनस 65 मिली वोल्ट होता है। अगर हम उसको निगेटिव में लेकर आए लगभग -45 मिली वोल्ट पर, तो +20 मिली वोल्ट था वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेटरी पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा अंदर तो वो एक्साइटेटरी होगा, और अगर वही और नेगेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हुई। अब हम देखते हैं, सेकंड मैसेंजर के बारे में कि सेकंड मैसेंजर कौन कौन है। अब तो बात हो गया आयन चैनल का, अब हम देखते हैं सेकंड मैसेंजर के बारे में। सेकंड मैसेंजर, अब सेकंड मैसेंजर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर वो जो आयन या मॉलिक्यूल है, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाया अगर पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो उसके लिए क्या होगा, एक सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा जो आगे उसका कहा हुआ यानी कि उसका इन्फॉर्मेशन आगे कैरी करेगा, आगे ले जाएगा। और सेकंड मैसेंजर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेमोरी के लिए, अगर मेमोरी फीड किसी को मेमोरी रखना है तो सेकंड मैसेंजर जरूरी है, क्योंकि सेकंड मैसेंजर का जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। वहीं पर जो आयन चैनल होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, मिली सेकेंड में होता है। लेकिन अगर सेकंड मैसेंजर से कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो वो मंथ्स या डेज या सेकंड में तक रह सकती है, ठीक है। लेकिन जो आयन चैनल द्वारा होगी वो क्या होगी, मिली सेकंड तक ही रहेगी, यानी कि उसका इफेक्ट मिली सेकंड तक ही रहता है आयन चैनल का। तो आयन चैनल का इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो मेमोरी, तो मेमोरी को बनाए रखने के लिए हमको सेकंड मैसेंजर की जरूरत होगी। अगर आयन चैनल जो होते हैं आर शार्ट एक्टिंग मतलब कि वो
खुल भी जल्दी जाते हैं कुछ मिली सेकेंड में, और बंद भी कुछ सेकंड में हो जाते हैं, कुछ मिली सेकंड में हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग एक्शन नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। एंड जनरल आर शॉर्ट एक्टिंग, सो नॉट प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। और जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, सो सेकेंड मैसेंजर सो क्यों लिख रहे हो, सेकेंड मैसेंजर्स आर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिंग। तो सेकेंड मैसेंजर हमारे कुछ चीज़ों में जरूरी होते हैं, जहाँ वैसे कि हमको मेमोरी बनाना है, तो सेकेंड मैसेंजर वहाँ पे क्या होंगे, जरूरी होंगे। एग्जाम्पल की बात करें सेकेंड मैसेंजर की, तो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जी प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट होती हैं, और साथ में जीडीपी लगा होता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। और गुआनोसिन डाइफॉस्फेट जब तक लगा रहता है तब तक क्या होता है, वो इनएक्टिव रहता है। और जैसे ही जीटीपी लग जाता है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में, और गामा और बीटा सब यूनिट अलग हो जाती है, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो 4 फंक्शन करवा सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो इसको कर देते हैं डिलीट, और अब हम पढ़ते हैं और डिटेल में। देखो ये क्या है, ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कीमेटिक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। बस देखो ये क्या है, अल्फा सब यूनिट, जो कि क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर, ये हम जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्टिवेटर होता है, और इस पे लगा होता है गामा और बीटा सब यूनिट, बीटा यूनिट लगी होती है, और इसके साथ में जीडीपी लगा होता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको दिखाने के लिए जीडीपी लगा होता है। और ये क्या है, मान लो कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्टर की तरह काम करती है। प्रोटीन क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर जो कि पोस्टनेप्टिव मेम्ब्रेन पे है। ये रिसेप्टर की बात हो रही है। ये चैनल है, ठीक है। तो कोई जब ट्रांसमीटर सब्सटेंस होगा जो रिसेप्टर प्रोटीन पे आके जुड़ेगा, तो ट्रांसमीटर सब्सटेंस होगा जो रिसेप्टर प्रोटीन पे आके जुड़ा, तो उस समय क्या होता है, देखो जो ये जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, इस समय इनएक्टिव है। जी प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, इनएक्टिव है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि इस पे जीडीपी से जुड़ा हुआ है। अल्फा गामा बीटा सब यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही इस पे क्या होगा, इस पे आके जुड़ जाएगा, जो जीडीपी लगा हुआ था इसके जगह पर आ जाएगा जीटीपी आ जाएगा। तो ये जो अल्फा सब यूनिट था, अल्फा, अभी तो गामा और बीटा आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जाके, सॉरी इसको ऐसे ऊपर बनाना चाहिए था, अल्फा ये जुड़ा हुआ दिखाना चाहिए था, ये जाके इस पे अटैच हो जाएगी। जब न्यूरोट्रांसमीटर इस पे आके अटैच हो गया, तो न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होने के बाद में जो अल्फा यूनिट है वो जाके जुड़ जाता है किससे, रिसेप्टर प्रोटीन से, और गामा यहाँ लगा होगा, यहाँ बीटा लगा होगा, ये अल्फा है, और इस पे क्या होगा, जीडीपी लगा होगा। और जीडीपी अब क्या होगा, जीडीपी इस पे जाके बाइंड कर जाएगा। जब जीडीपी बाइंड कर जाता है, जीटीपी बाइंड कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। और गामा और बीटा यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाती है। तो ये अल्फा की ओर बचा, और इस पे जुड़ गया जीटीपी, और ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और ये 4 फंक्शन करवाता है, कितने फंक्शन करवाएगा, 4 फंक्शन करवाएगा। एक फंक्शन होगा, ये ओपन करेगा चैनल को, तो पहला फंक्शन हो गया ओपन चैनल्स, जैसे कि के प्लस चैनल को ओपन कर दिया, तो पोटेशियम क्या होने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। के प्लस चैनल को ओपन किया, पहला काम हो गया। दूसरा काम कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है एंजाइम को,
तो ये क्या कर दिया, दूसरा काम एक्टिवेट्स एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। और एक्टिवाइट जो मेम्ब्रेन एंजाइम थी, ये क्या है, मेम्ब्रेन एंजाइम, मेम्ब्रेन एंजाइम है, उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और मेम्ब्रेन एंजाइम अगर एक्टिवेट हो जाएंगी तो एटीपी से साइक्लिक एमपी बनेगा या जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनेगा, साइक्लिक जीएमपी बनेगा। और ये क्या काम करवा सकती हैं, ये तीसरा काम करवाएंगी, ये एक्टिवेट करेंगी वन आर मोर इंट्रासेलुलर एंजाइम, एक्टिवेट वन आर मोर इंट्रासेलुलर एंजाइम, एक्टिवेट करेंगी वन आर मोर इंट्रासेलुलर एंजाइम, जिसके कारण स्पेसिफिक सेलुलर केमिकल एक्टिवेटर्स बनेंगे, स्पेसिफिक सेलुलर केमिकल एक्टिवेटर्स रिलीज होंगे, केमिकल एक्टिवेटर्स रिलीज होंगे। चौथा काम क्या होगा, एक्टिवेट्स करेंगे जीन ट्रांसक्रिप्शन को। चौथा काम क्या कर सकते हैं, ये एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट जीन ट्रांसक्रिप्शन को। अगर जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया एक्टिवेट, तो ये प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाएगा। क्या करवाएगा, प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाएगा, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा और स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो ये फंक्शन हो गया जी प्रोटीन रिसेप्टर का पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अब हम चलते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो देखो सम पोस्ट सिनेप्टिक जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्साइटेटरी हो सकते हैं और अदर क्या होंगे, इनहिबिटरी होंगे। तो सम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर होंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेटरी होंगे, एक्साइटेटरी, एंड अदर क्या होंगे, इनहिबिटरी होंगे, इनहिबिटरी टाइप के होते हैं। अब रिसेप्टर वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी होता है। एक्साइटेशन कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। एक्साइटेशन कब होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्साइटेशन कब हो सकता है, पहला जब सोडियम ज़्यादा अंदर जा रहा हो, सोडियम ज़्यादा अंदर जाएगा तो अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यानी कि एक्साइटेशन हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा कि ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल हो, और सोडियम चैनल ओपन होगा तो पॉजिटिविटी अंदर बढ़ेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि क्लोराइड एंड पोटेशियम चैनल और बोथ कंडक्शन डिक्रीजेज। भैया अगर नेगेटिव जो अंदर जा रहा था वो कम जाने लगा तो भी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो ये ऐसा हो सकता है। या तीसरा जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का वो चेंज हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल, तीसरा काम क्या हो सकता है कि इंटरनल मेटाबॉलिज्म ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू excite cell activity or excitation number of excitatory मेम्ब्रेन डिक्रीज हो जाए। ठीक है,
इंटरनल मेटाबॉलिज्म ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू एक्साइट सेल एक्टिविटी और एक्साइटेशन नंबर ऑफ एक्साइटेटरी मेम्ब्रेन डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन होगा। तो ये बात हो गया कि कब आखिर एक्साइटेशन होगा। अब हम देखते हैं कब आखिर इनहिबिशन होगा। तो इनहिबिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनहिबिशन में क्या होना चाहिए कि क्लोराइड चैनल क्या हो जाए, ओपन हो जाए, या पोटेशियम आयन क्या हो जाए, ज़्यादा बाहर जाने लगे। पोटेशियम आयन अगर ज़्यादा बाहर जाने लगेगा, पोटेशियम आयन ज़्यादा अगर बाहर जाने लगेगा तब भी क्या होगा, पॉजिटिविटी अंदर घटेगी। तो अब देखते हैं इनहिबिशन के बारे में। इनहिबिशन कैसे होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनहिबिशन कैसे होगा, ओपनिंग हो जाए क्लोराइड चेन का, ओपनिंग हो जाए Cl- चैनल का, ठीक है, या इंक्रीज हो जाए कंडक्टेंस, इंक्रीज हो जाए कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम द न्यूरॉन, यानी कि इफ्लक्स होने लगे अंदर से बाहर जाने लगे के प्लस, तो भी क्या हो जाएगा, इनहिबिशन होता है। या एक्टिवेशन हो जाए रिसेप्टर एंजाइम की, या तो क्या हो जाए, रिसेप्टर एंजाइम एक्टिवेशन हो जाए, रिसेप्टर एंजाइम एक्टिवेशन हो जाए, दैट इनहिबिट सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन, सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन को इनहिबिट करने वाले रिसेप्टर एंजाइम एक्टिवेट हो जाए, तो भी क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा। क्या हो गया, रिसेप्टर एंजाइम एक्टिवेशन दैट इनहिबिट सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन, दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ इनहिबिटरी सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, दैट, क्योंकि जब दैट इंक्रीज इनहिबिटरी सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, अगर इनहिबिटरी सिनेप्टिक रिसेप्टर बढ़ गए तो भी ये हो सकता है, या डिक्रीज कर दे, एक्साइटेटरी रिसेप्टर को। तो जस्ट उसके उल्टा है तीसरा पॉइंट। पॉजिटिव में क्या था कि रिसेप्टर ऐसे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएं जो इनहिबिट कर दें सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन, इसमें इनहिबिट कर रहे हैं सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन का, उसमें क्या होता है, एक्साइट कर दे रहे थे सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन को, और ये इंक्रीज कर रहा था इनहिबिटरी सिनेप्टिक रिसेप्टर को, और वो इंक्रीज कर रहा था एक्साइटेटरी सिनेप्टिक रिसेप्टर को। बस इतना डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हो गई, एक्साइटेशन कब होगा और इनहिबिशन कब होगा। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द केमिकल सबस्टेंस, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो दो ग्रुप में रखे गए हैं, एक होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये तेजी से काम करते हैं, वहीं पर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े तो होते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं। तो दो ग्रुप में रखा गया है न्यूरोट्रांसमीटर को, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो गया भैया, 48 सेकंड का, तो बड़ा चैप्टर है तो बड़ा तो होगा ही। पढ़ते हैं केमिकल्स सब दैट फंक्शन एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर तो दो ग्रुप में बांटा गया है, एक होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्टिंग, स्मॉल मॉलिक्यूल है लेकिन ये रैपिडली एक्टिंग है, और दूसरा ग्रुप होगा न्यूरोपेप्टाइड, और ये क्या है, स्लोली एक्टिंग है, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, स्लोली एक्टिंग है, और स्लोली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर भी कहो या इनको ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसका एग्जांपल, उसका 4 क्लास बना गया है। तो क्लास
क्लास फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्लास फर्स्ट, तो क्लास फर्स्ट में आता है एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन हो गया। और क्लास सेकेंड, क्लास फर्स्ट के बारे में बात हो गया, क्लास सेकेंड के बारे में बात करते हैं। क्लास सेकेंड में रखा गया है एमाइंस को, एमाइंस। क्लास सेकेंड में क्या रखा गया है? एमाइंस। और एमाइंस एग्जाम्पल है नार एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, डोपामाइन, नार एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन। और एक होता है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन। और फिर अगला पढ़ते हैं क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में एग्जाम्पल है गामा, गाबा, पहला है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। और दूसरा होगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और तीसरा होगा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। चौथा होगा एस्पार्टेट, एस्पार्टेट। और क्लास जो 4 है उसमें गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, NO, ठीक है। तो क्या हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात हो गया। दूसरा पढ़ते हैं न्यूरोपेप्टाइड, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, स्लोली एक्टिंग है न्यूरोट्रांसमीटर, स्लोली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं या ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। तो इसमें हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन पहला है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से आएंगे? एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और एक होगा सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर होता है। सोमैटोस्टेटिन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। तो गिप, सोमैटोस्टेटिन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर होता है। फिर पिट्यूटरी पेप्टाइड्स के बारे में बात करते हैं। अगला है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पेप्टाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो पिट्यूटरी पेप्टाइड्स में क्यों होंगे भैया? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन, एंडोर्फिन हो गया, बीटा एंडोर्फिन हो गया, अल्फा मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा। और क्या भैया? जितने हार्मोन सब, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, थायरोट्रोपिन हो गया, थायरोट्रोपिन हो गया। और क्या हो जाएगा? ग्रोथ, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिखते हैं। देखो ये तो लिख लिया हो गया आप, अब इसको हम करते हैं डिलीट और इसकी जगह पर ये लिखते हैं। अब क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन हो गया था। और क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होगा, वासोप्रेसिन होगा, वासोप्रेसिन होगा, वासोप्रेसिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। ये सब क्या है? न्यूरोपेप्टाइड, स्लोली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर या ग्रोथ फैक्टर है। ऑक्सीटोसिन होगा। अब पेप्टाइड्स दैट एक्ट करते हैं, एक्ट्स ऑन, अब अगला पढ़ते हैं पेप्टाइड्स दैट एक्ट्स ऑन गट एंड ब्रेन। तो गट एंड ब्रेन पे जो पेप्टाइड एक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक और ये क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। पेप्टाइड्स दैट एक्ट्स ऑन गट एंड ब्रेन, तो इसके अंतर्गत आएगा ल्यूसिन इंकेफेलिन। क्या आएगा? ल्यूसिन इंकेफेलिन, ल्यूसिन इंकेफेलिन, मेथियोनिन इंकेफेलिन, मेथियोनिन इंकेफेलिन। दर्द कर रहा है हाथ यार। सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी। और गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हो गया। और कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK,
कोलेसिस्टोकाइनिन, बैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड BIP, बैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर, और क्या होगा ब्रेन ड्राइव्ड नाइट्रियोटिक फैक्टर, और न्यूरोटेंसिन हो गया, इंसुलिन हुआ, ग्लूकेगॉन हुआ, इधर लिख देता हूँ, ग्लूकेगॉन हुआ, इंसुलिन हुआ, ग्लूकेगॉन हुआ। ये सब क्या होंगे, पेप्टाइड्स दैट एक्ट्स ऑन गट एंड ब्रेन। अगला पढ़ते हैं अदर टिश्यू से, जैसे कि किडनी से क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड हो गया, और क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन बहुत ज़्यादा है भाई, ब्रेडिकाइनिन हुआ, कार्नोसिन, और क्या होगा, सी पेप्टाइड और कैल्सिटोनिन। तो ये ग्रेटर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर अप्रूव्ड हो गए हैं, यानी कि खोजे गए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, अब 50 हो ही गए होंगे भाई। और ध्यान देना, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये साइटोसॉल में बनते हैं और एक्सॉन टर्मिनल में बनते हैं, लेकिन वहीं पर जो ये न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं ये अलग बनते हैं, उसके बारे में ब्रेक के बाद। तो स्मॉल मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो जो स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर थे, आप पीछे पढ़े, वो सिंथेसाइज होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन पीजी में। तो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, सिंथेसाइज इन साइटोसॉल ऑफ प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है, प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल में सिंथेसाइज होते हैं। अब हम कुछ और ये एक्टिवली इंटर इनटू सिनेप्टिक वेसिकल्स, एस भी लिखा हूँ, सिनेप्टिक वेसिकल आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब देखो, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ होते हैं कि वो दोनों काम कर सकते हैं, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एसिटिलकोलिन के बारे में बात करते हैं। एसिटिलकोलिन ये दोनों हो सकता है, देखो इनहिबिटरी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है, तो EI लिख दे रहा हूँ। और साथ में दूसरा बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी क्या होता है, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी हो सकता है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है। और अगला बात हैं ग्लाइसिन जो होता है वो क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, ये क्या होता है, इनहिबिटरी। और ग्लाइसिन जैसे आपको पता होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ग्लाइसिन के बारे में बात होता है। डोपामाइन के बारे में बात करते हैं। तो जो डोपामाइन होता है ये भी क्या होता है, इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोपेप्टाइड्स होता है। ये यूजुअली इनहिबिटरी होता है डोपामाइन, यूजुअली यानी कि कहीं हो सकता है कि एक्साइटेटरी भी हो जा चुका है। अगला बात करते हैं ग्लूटामेट। जो ग्लूटामेट होता है वो भी एक्साइटेशन कॉज करता है, ऑलवेज वह प्रोबेबली एक्साइटेटरी होता है, तो ई लिख दे रहा हूँ ग्लूटामेट के बारे में। ग्लूटामेट प्रोबेबली शायद ऑलवेज एक्साइटेटरी होता है ग्लूटामेट। और सीरोटोनिन का बात करता हूँ, तो सीरोटोनिन जो होता है वो इनहिबिटर्स ऑफ पेन पथवे होता है, ये इनहिबिटर ऑफ पेन पथवे इन द कॉर्ड होता है, यानी कि इनहिबिटरी होगा, इनहिबिटर ऑफ पेन इन कॉर्ड, यानी कि ये क्या होगा, इनहिबिटरी टाइप का होगा सीरोटोनिन। दूसरा बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO के बारे में। तो ध्यान देना, जो NO होता है वो जैसे ये सब सिंथेसाइज होते हैं वैसे सिंथेसाइज नहीं होता है। NO जब सिंथेसाइज होता है जब इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि इमीडिएट सिंथेसिस का होता है जब ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में। नॉट प्री फॉर्म्ड, फॉर्म्ड इमीडिएटली when required,
ये NO के बारे में बात हो गया। अब अगला बात करते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में। ये कुछ जनरल चीज़ें हो गई, कहाँ पर सिंथेसाइज होता है और जनरली एक्साइटेटरी होता है या इनहिबिटरी होता है। अब हम न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल जो कि स्लोली एक्टिंग होते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में बात करते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स, ध्यान देना, न्यूरोपेप्टाइड्स सिनेप्टिक टनल में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये एक्सान सॉरी सोमेटिक सोमा में कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? सोमा में। देखो ये सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज्ड इन सेल बॉडी बाय राइबोसोम। तो राइबोसोम द्वारा ये सेल बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, उसके बाद गाल्जी अपरेटस में, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में इनका क्या होगा? पैकेजिंग होगा, और पैकेजिंग होने के बाद में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ये सिनेप्टिक वेसाइकल में चले जाते हैं। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स में सिनेप्टिक वेसाइकल बनेगा और उस सिनेप्टिक वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये बात हो गया। अब यहीं पर इसको हम करते हैं वीडियो को, कुछ लंबा हो चुका है। अगला वीडियो सेकंड पार्ट होगा, इस पर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो मतलब कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी और सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे क्या होता है सिनेप्स का। धन्यवाद।